हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम 9वीं के पाठ्यक्रम में पाठ पढ़ेंगे रीढ़ की हड्डी। बच्चों, जिस तरह मनुष्य के शरीर में रीढ़ की हड्डी बहुत महत्वपूर्ण होती है, रीढ़ की हड्डी अगर कमजोर हो या झुकी हुई हो तो वो व्यक्ति जो है ना तो ठीक से खड़ा हो सकता है, ना तो चल सकता है और ना ही अच्छे से वो बैठ सकता है। उसी तरह हमारे समाज में नारियों का स्थान है, यानी रीढ़ की हड्डी के समान हमारे देश की नारियां हैं। जिस समाज में नारियों का सम्मान नहीं होता है, वहां पर वो समाज जो है कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। इसीलिए इस पाठ के जो लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, जिनका जन्म 1917 में और जिनकी मृत्यु 1978 में हुई। तो लेखक ने एक सामाजिक समस्या पर आधारित जो है इस पाठ को लिखा है। पाठ का नाम है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जो पाठ का उद्देश्य है, वो उद्देश्य है समाज में लड़कियों को सम्मान न मिल पाने की समस्या को समाज के सामने लाना। दूसरा उद्देश्य है इस एकांकी नाटक का लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्या को समाज के सामने लाना। तीसरा उद्देश्य है लड़कियों के विवाह के समय उनकी पसंद, नापसंद, रुचि आदि को जो है महत्व ना दिया जाना। चौथा उद्देश्य है लड़कियों के विवाह के समय माता पिता को दबाया जाना तथा उन्हें अनुचित समझौता करने पर विवश किया जाना। पांचवा उद्देश्य है समाज के उन लोगों को बेनकाब करना जिनकी जो है दोहरी मानसिकता होती है, यानी अपने लड़के को तो पढ़ाते हैं लेकिन जो है बहू कम पढ़ी लिखी चाहते हैं, और उन लोगों की मानसिकता को भी उजागर करना है जो लड़कियों को समाज में सम्मानजनक स्थान नहीं देना चाहते हैं। तो ये एकांकी बच्चों, हिंदी साहित्य की विधा में अनेक जो है विधाएं होती हैं, जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, रिपोर्टाज, डायरी, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा आदि अनेक विधाएं हैं। उन विधाओं में एक विधा है एकांकी नाटक। तो ये एकांकी है। एकांकी का मतलब होता है जिसमें पात्र कम हो और एक अंक में समाप्त होने वाला नाटक एकांकी नाटक कहलाता है। ये एकांकी यानी रीढ़ की हड्डी जो है वो सामाजिक समस्या पर आधारित है। इस एकांकी के जो पात्र हैं वो उमा जो है मेन जो है पात्र है। बीए पास एक लड़की है जो चरित्रवान है, बहादुर है और जिसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है। दूसरा पात्र रामस्वरूप जो उमा के पिता हैं और शिक्षा के पक्षधर हैं, तभी उन्होंने अपनी बेटी को बीए तक पढ़ाया। तीसरा जो पात्र है वो है प्रेमा जो उमा की माताजी हैं, जो एक कुशल गृहिणी हैं। चौथा पात्र है रतन जो रामस्वरूप का नौकर है। पांचवा पात्र है गोपाल प्रसाद जो शंकर के पिता हैं और जो पेशे से वकील हैं। सभा सोसाइटियों में जाते हैं लेकिन फिर भी वो कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। और छठा जो पात्र है वो है शंकर जो उमा को देखने आने वाला है। तो इसकी जो कहानी है वो इस प्रकार है कि उमा जो है बीए पास लड़की है, चरित्रवान है, बहादुर है, सहनशील है और उसको देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। तो रामस्वरूप का घर है, रामस्वरूप का जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और उनका एक कमरे में जो है वो देखने सुनने का कार्यक्रम रखा जाता है। तो रामस्वरूप
जो है वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि जब लड़के वाले आए तो उन्हें ये बात ना बताई जाए कि उमा जो है वो बीए पास हैं, उनसे सिर्फ ये बताया जाए कि जो है लड़की जो है वो 10वीं पास है। क्योंकि वो है तो पेशे से वकील, सभा सोसाइटी में जाते हैं, लेकिन वो कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर लड़की कम पढ़ी लिखी होगी तो वो मेरी उंगली में नाचेगी, यानी घर का सारा काम करेगी, कभी वो ना नुकुर नहीं करेगी, इसलिए जो है वो कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। तो प्रेमा कहती हैं कि ठीक है, मैं तो बता दूंगी कि लड़की जो है 10वीं पास है, कहीं उमा ने जो है ना मुंह खोल दें, और उसको जो है तैयार होने के लिए कह दिया है और उसके सामने बहुत सारा क्रीम पाउडर वगैरह रख दिया गया है, लेकिन वो तो ऐसी है कि वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही है। तो रामस्वरूप कहते हैं कि आजकल के ज़माने में तो कितने लोगों का जो है वो क्रीम पाउडर से जो है वो अपनी खूबसूरती बढ़ाते हैं, क्रीम और पाउडर लगा के, लेकिन उमा जो है वो उसको जो है नहीं लगाती है। और फिर गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर को लेके रामस्वरूप के घर आते हैं और फिर ऐसे ही औपचारिक तरीके से बातचीत होती है और वो फिर उमा जो आती है तस्तरी में पान लेकर, और फिर उमा के चाल ढाल देखते हैं, उससे सिलाई कढ़ाई के विषय में पूछते हैं, और इस तरह जब उसकी आंखों में चश्मा लगा हुआ देखते हैं गोपाल प्रसाद तो वो चौंक जाते हैं। उन्हें संदेह होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, लेकिन उस अपने संदेह को दूर करने के लिए वो पूछते हैं। जब वो पूछते हैं तो उमा जो है बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा भी आता है, तो वो कहती है कि जब दुकानदार के पास फर्नीचर खरीदने के लिए कोई जाता है तो वो कुर्सी मेज से नहीं पूछता है, वो तो मोल भाव करके जो है वो उसको खरीद लेता है। और इस तरह जो है अपनी बेइज्जती देख करके उनको जो है बहुत बुरा लगता है गोपाल प्रसाद को। तब वो उमा कहती है कि हाँ, मैंने पढ़ाई की है, मैंने बीए तक पढ़ाई की है, कोई गुनाह नहीं किया है। आप अपने लड़के को देखिए जो पिछली फरवरी में जो है लड़कियों के हॉस्टल में चक्कर लगाते हुए पकड़ा गया है और नौकरानी से माफी मांगकर उसको वहां से भागना पड़ा। तो आप अपने बेटे को देखिए, हमने बीए पास किया है, कोई गुनाह नहीं किया है। इस तरह जो है गोपाल प्रसाद को अपनी बेइज्जती महसूस होती है और वो वहां से निकल जाते हैं। और जैसे ही वो बाहर के लिए निकलते हैं तो उमा कहती है कि हाँ हाँ जरूर जाइए, क्योंकि और घर जाके जरूर देख लीजिए कि आपके बेटे की बैकबोन है भी या नहीं है। क्योंकि इस एकांकी में जो है एक तो महिलाओं के विषय में बताया गया है कि हमारे समाज में महिलाएं जो है वो रीढ़ की हड्डी के समान है। जिस प्रकार मनुष्य जो है रीढ़ की हड्डी के कमजोर होने पर या झुकी होने पर जो है वो ठीक से चल नहीं सकता है, ठीक से खड़ा नहीं हो सकता है, उसी प्रकार हमारे समाज में महिलाओं का अगर सम्मान नहीं होगा, महिलाओं को अगर उचित स्थान नहीं मिलेगा तो वो समाज भी कभी भी पनप नहीं सकता है, वो समाज भी कभी तरक्की नहीं कर सकता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि यत्र नार्यः तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, नारियों को सम्मान दिया जाता है, वहीं पर सारे कार्य जो हैं वो सफल होते हैं। तो किसी भी समय, किसी भी समाज में, किसी भी देश में अगर नारियों का सम्मान नहीं हुआ है तो वो समाज हमेशा जो है उसका कभी भी उन्नति नहीं हो सकती है। बच्चों, आप लोगों को पता है कि सीता का अपमान हुआ था, सीता को रावण जो है चुरा कर ले गया और उसका अपमान किया, तो उसका क्या हुआ? रावण का विनाश हुआ। उसी तरह द्रौपदी का चीरहरण हुआ, द्रौपदी का जो है अपमान हुआ तो कौरवों का विनाश हुआ। तो हमारे समाज में इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे समाज में जो नारी हैं, जो महिला हैं, उनको जो है वो सम्मान दिया जाना चाहिए। हमें दोहरी मानसिकता नहीं रखनी चाहिए कि हमारा बेटा पढ़ रहा है तो उसकी पढ़ाई है और जो है हम बहू चाहते हैं कम पढ़ी लिखी। आज समाज में दोनों का बराबर का स्थान होना चाहिए।
अभी भी कहीं कहीं जो है वो देखने को मिलता है कि महिलाओं के साथ जो है बहुत अत्याचार होते हैं, उन्हें बहुत अपमानित किया जाता है और दहेज जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो इस पाठ के द्वारा लेखक ये कहना चाहते हैं, लेखक इस सामाजिक समस्या को जो है जड़ से मिटाना चाहते हैं, इसीलिए इस एकांकी को उन्होंने लिखा है कि रीढ़ की हड्डी, यानी रीढ़ की हड्डी मानव शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसी तरह समाज में जो है, घर में और जो है देश के लिए अगर महिलाओं का सम्मान होगा तभी हमारा समाज जो है उन्नत करेगा, आगे बढ़ेगा। जैसे गोपाल प्रसाद पढ़े लिखे हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं और जो है फिर भी वो दोहरी मानसिकता रखते हैं। अपने बेटे को तो उन्होंने बीएससी करा के मेडिकल की पढ़ाई करा रहे हैं और बहू चाहते हैं कम पढ़ी लिखी, और वो खुद कहते हैं कि पढ़ाई का काम जो है, आगे बढ़ने का काम जो है वो पुरुषों का होना चाहिए। महिलाएं सिर्फ घर के लिए हैं, वो उन्हें सिर्फ घर का काम करना चाहिए, उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। और वहीं बेचारे राम स्वरूप जो कि लड़की के पिता हैं और वो भी जो है लड़के वाले के सामने विवश हैं, वो शिक्षा के पक्षधर हैं, तभी तो उन्होंने अपनी बेटी को बीए तक पढ़ाया है, लेकिन वो भी जो है लड़की वाले के सामने मजबूर हैं और उनको जो है वो झूठ बोलना पड़ा कि नहीं, मेरी बेटी जो है वो सिर्फ 10वीं पास है। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, इन समस्याओं को दूर करना है और हम सभी लोगों को जो है नारियों के सम्मान के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके हक और अधिकार के लिए हमेशा जो है उनका सहयोग करना है। तभी जो है हमारा समाज, हमारा देश जो है उन्नत करेगा और आगे बढ़ेगा। जैसे कि राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद जब बैठते हैं, जब बातचीत करते हैं, तो हर समय अपने ज़माने की बातें करते हैं। तो बच्चों, समय जो है वो परिवर्तनशील है, ज़रूरी नहीं कि जो उनके ज़माने में जो बातें सही हों वो वर्तमान में सही हों। जैसे पहले के ज़माने में लड़कियों को पढ़ाना जो है अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में लड़कियों को पढ़ाना अनिवार्य माना गया है। आज लड़के और लड़कियां एक साथ कॉलेज जाते हैं, एक साथ स्कूल में पढ़ते हैं और आगे एक साथ जो है वो लड़के और लड़कियों में कोई अब भेदभाव नहीं है और कई कई जगह है। तो उसी के इस पाठ के द्वारा यही बताना चाहते हैं लेखक कि जो लोगों की मानसिकता है उस मानसिकता को बदलना है, और जो दोहरी मानसिकता रखते हैं बहू और बेटे में, यानी बेटे को पढ़ाना अच्छा मानते हैं और बहू को नहीं, तो ये भी मानसिकता को जो है वो मिटाना है कि अपनी सोच को अच्छा समझे, अच्छा बनाए कि हमें और लड़की और लड़के में कोई भेदभाव नहीं करना है, बहू और बेटी में कोई भेदभाव नहीं करना है। तभी हमारा समाज जो है वो उन्नत करेगा और आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।